Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th March 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Compensatory Afforestation Act, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. सबसे पहले ज़रा समझते हैं अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन प्रोसेस इन इंडिया। देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में लाया गया था हमारे देश में, जिसके हिसाब से व्हेनेवर अ फॉरेस्ट लैंड इज टू बी डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेज लाइक माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, द इक्विवेलेंट नॉन फॉरेस्ट लैंड हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड फॉर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। सरल भाषा में कहें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के हिसाब से कभी भी अगर फॉरेस्ट एरिया के लैंड को डाइवर्ट किया जा रहा है किसी दूसरे पर्पस के लिए, माइनिंग के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उतना ही लैंड किसी और जगह पे फिर डेडिकेट किया जाना होगा फॉर अफॉरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट को रीग्रो करने के लिए। आपने 10 एकड़ ज़मीन पे माइनिंग किया, फॉरेस्ट एरिया पे माइनिंग किया, तो आपको 10 एकड़ कहीं और अलॉट करना होगा जहाँ पे फिर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन किया जा सके। इस प्रोविज़न को इनैक्ट करने के लिए, इस प्रोविज़न को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर सरकार लेकर के आई कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट ऑफ 2016 टू प्रोवाइड अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैटर्स। यहाँ तो बस प्रोविज़न लिखा था, लेकिन उसको एग्जैक्टली किस किस तरीके से किया जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए फिर एक और कानून लाया गया, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट ऑफ 2016। तो क्या है प्रोविज़न कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के, वो ज़रा देखते हैं। शॉर्ट में इसको कहते हैं कैंपा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी रूल्स। इसके हिसाब से फॉर एवरी हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड, the double area for the degraded land or double area of degraded lands are to be used for the sites of compensatory afforestation। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में तो, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में तो कहा गया था कि जितना ज़मीन का फॉरेस्ट होगा उतनी ही ज़मीन डेडिकेट की जानी होगी अफॉरेस्टेशन के लिए। लेकिन ये जो कैंपा लॉ लाया गया, इसमें उस प्रोविज़न को डबल कर दिया गया। कहा गया कि फॉर एवरी हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड, double the area of the degraded lands are to be used as a sites for compensatory afforestation. And as per the rules, 90% of the compensatory afforestation fund money is to be given to the states, while 10% is to be retained by the center. ये दोनों प्रोविज़न क्या हैं कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के हिसाब से, उसको ज़रा देखते हैं। इस इमेज की मदद से देखते हैं ये जो कानून लाया गया 2016 में, उसके हिसाब से क्या प्रोविज़न है। तो मान लीजिए कि ये फॉरेस्ट लैंड है, इस फॉरेस्ट के नीचे कोई मिनरल रिज़र्व मिला। अब ये मिनरल रिज़र्व फिर सरकार ने एलोकेट कर दिया किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को, एक कंपनी को, इंडस्ट्रिस्ट को। तो ये प्रोजेक्ट इनको मिला है। अभी इनको इस प्रोजेक्ट के लिए एक कंपनसेटरी फंड बनाया गया है इस कानून के अंतर्गत। उस कंपनसेटरी फंड में इस बिजनेस को एक पैसा या एक मनी कंट्रीब्यूट करना होगा, और ये जो कंट्रीब्यूशन है उसका 90% फंड विल गो टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड ओनली 10% विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिसकी मदद से फिर अफॉरेस्टेशन पेड़ लगाए जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। मैं फिर बता दूं, ये जो कानून है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट ऑफ 2016, उसके हिसाब से एक कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा अथॉरिटी बनाई जाएगी। उस अथॉरिटी का काम होगा इस बात का देख रेख करना कि जब भी कोई भी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट लाया जाए तो उस फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए जितना भी लैंड डाइवर्ट किया गया है उसका डबल लैंड एरिया में अफॉरेस्टेशन किया जाना चाहिए कहीं और, किसी वेस्ट लैंड में, और उसके लिए फंड कंट्रीब्यूट करेगा वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको इस एरिया में, इस फॉरेस्ट लैंड में प्रोजेक्ट मिला है माइनिंग के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। वो जो भी फंड कंट्रीब्यूट करेंगे उसका 10% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 90% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, और ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके फिर उस पर क्या करेंगे, अफॉरेस्टेशन, पेड़
लगाएंगे किसी दूसरे जगह पे डबल द साइज ऑफ द एरिया जहाँ पे ओरिजिनली ये प्रोजेक्ट लाया गया है। अब करंट कॉन्टेक्स्ट इसी प्रोविज़न से रिलेटेड है। सीएजी की एक रिपोर्ट आई है हाल फिलहाल में, सीएजी की भी रिपोर्ट है। उसके अलावा आप देखो ये जो इंडियन एक्सप्रेस हैं, न्यूज़पेपर हैं, उन्होंने खुद से अलग से इन्वेस्टिगेशन भी किया है और इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने यही बताया है कि ये जो कैंपा लॉ है ये बस पेपर में ही है, रियलिटी में इसका कुछ खास इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रहा है। इसी कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन नाइदर कंपनसेट्स नॉर फॉरेस्ट, ना ही कंपनसेशन मिल रहा है ना ही फॉरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं, ये कह रहा है ये करंट आर्टिकल। दिस आर्टिकल हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द टीम ऑफ इंडियन एक्सप्रेस who have conducted investigation on this particular कैंपा लॉ इम्प्लीमेंटेशन। वैसे ही उसी से रिलेटेड एक सीएजी रिपोर्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है, विच सेज कि देयर हैज़ बिन ग्रॉस अंडर परफॉर्मेंस ऑफ एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग असम। तो हो क्या रहा है कि देयर हैज़ बीन अ शॉर्टफॉल ऑफ अबाउट 33.3% इन अचीवमेंट ऑफ द टारगेट वीजा विज प्लांटेशन फॉर द पीरियड। 2015-20 में जितना हमें प्लांटेशन करना चाहिए उससे 33.88% कम हमने प्लांटेशन किया अंडर कैंपा लॉ। देयर हैज़ बीन अ रिपोर्ट ऑल्सो, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट कहता है कि नॉर्थ ईस्ट एज अकाउंटेड 76% ऑफ इंडियाज ट्री कवर लॉस इन लास्ट 20 ईयर्स। देखिए ये जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन मॉनिटर विच मॉनिटर्स द अर्थ सरफेस विथ हेल्प ऑफ ए सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की मदद से अर्थ का सर्विलेंस करता रहता है ये, और उस सैटेलाइट से जो भी डाटा निकल करके आता है वो रियल टाइम बेसिस पे अपने ऐप पे वो रिफ्लेक्ट करता है। तो मुद्दा ये है कि ये जो रिपोर्ट है इसके डेटा जो हैं वो काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हैं और इस कारण से ऑथेंटिक हैं। और ये रिपोर्ट कहता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पिछले 20 सालों में 76% ऑफ इंडियाज ट्री कवर लॉस हुआ है, यानी कि जितना भी इंडिया के अंदर ट्री कवर लॉस हुआ है पिछले 20 सालों में उसका अकेले 76% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हुआ है। और अमंग्स दीज 5 स्टेट्स असम हैज़ द मोस्ट ट्री कवर लॉस ऑफ अबाउट 269 किलो हेक्टेयर्स कंपेयर टू एन एवरेज ऑफ 55.2 किलो हेक्टेयर। सिंपल सी बात है, सरल भाषा में मैं कहूँ तो ये रिपोर्ट कहता है, या इस रिपोर्ट के बेसिस पे या सीएजी रिपोर्ट के बेसिस पे और हाल फिलहाल में इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन टीम के हिसाब से जो कैंपा लॉ है दैट हैज़ नॉट बीन इफेक्टिव अक्रॉस इंडिया, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग असम। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? देखिए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। सुन के कुछ अलग लग रहा होगा लेकिन है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। As per this concept, India's growth rate was very slow in these decades, 1950s to 1980s, यानी कि लिबरलाइजेशन से पहले वाला जो टाइम था, एलपीजी रिफॉर्म से जो पहले वाला टाइम था, उस टाइम में इंडिया का ग्रोथ रेट काफ़ी स्लगिश था, काफ़ी स्लो था, और उसी को नाम दिया गया है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ समटाइम्स इज यूज्ड इन इकोनॉमिक पैरलेंस टू रिफ्लेक्ट द स्लो इकोनॉमिक growth rate of Indian economy in pre-liberalization era. This term was given by Indian economist Raj Krishna during 1970s. So during this period, Indian economy grew at a meager rate of 3.5%, which was very low as compared to similar economies across the world or similar developing economies across the world like South Korea, Taiwan or Hong Kong. Hindu growth or Hindu rate of growth. The Hindu rate of growth is term used by advocates of liberalization. तो जो लोग भी एलपीजी रिफॉर्म्स के सपोर्टर्स थे या आज भी जो एलपीजी रिफॉर्म्स को पॉजिटिव इफेक्ट मानते हैं या पॉजिटिव एक्शन मानते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, ऑल ऑफ देम यूज दिस वर्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जस्ट टू रिफ्लेक्ट द पॉजिटिव्स ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स या लिबरलाइजेशन। द सपोर्टर्स ऑफ लिबरलाइजेशन यूज द वर्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तो रिफ्लेक्ट की लिबरलाइजेशन से पहले हमारे देश की इकोनॉमी की क्या हालत थी, कितनी बुरी हालत थी। अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं व्हाई दिस टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हैज़ कम इनटू न्यूज़ अगेन।
फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने कहा है, कॉशन किया है इंडिया के जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज़ नाउ अगेन डेंजरसली क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। मतलब इंडियन इकोनॉमी वापस से वो पुराने स्लगिश ग्रोथ रेट पे लौट सकती है। और इसके लिए उन्होंने कुछ फैक्टर्स हाईलाइट किए हैं कि क्या कारण है और किस कारण से वो कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज़ नाउ अगेन हैविंग द रिस्क ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। पहला, सबड्यूड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लगातार कम होता जा रहा है और उसके पीछे बड़ा कारण है क्राउड आउट होना प्राइवेट सेक्टर का। देखिए, प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत सरकार की फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ी है पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में। आपको पता है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 9.5% तक चला गया था, फिर इट हैज़ कम डाउन टू अबाउट 6%। तो जब भारत सरकार बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट कर रही है, यानी कि बोरोइंग कर रही है, तो वैसे हालात में प्राइवेट सेक्टर के लिए बोरो करने के लिए पैसा कम बचा है। प्राइवेट सेक्टर का क्राउड आउट हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर जब क्राउड आउट हो रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो दैट डेफिनेटली विल हैम्पर द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दूसरा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो बैंक्स हैं, because of high inflation they have also increased the rate of interest and that is how investment has come down, growth has come down. उसके साथ साथ the global economy is also facing a slowdown, slowing global growth. That is also a major factor that may lead to slow economic growth of India. और उसके अलावा K-shaped recovery after COVID. तो देखिए, वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिफ्लेक्टेड V-shaped रिकवरी, शार्प रिबाउंड आफ्टर डिक्लाइनिंग, लेकिन कई सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है, इंक्लूडिंग डॉक्टर रघुराम राजन का मानना है कि इंडियन इकोनॉमी हैज़ रिफ्लेक्टेड K-shaped रिकवरी। K-shaped रिकवरी में का मतलब है कि कुछ सेक्टर्स, खासकर जो टेक बेस्ड सेक्टर हैं या लार्ज कंपनियां हैं, दे हैव सोन वास्ट रिकवरी। एट द सेम टाइम स्मॉल बिजनेसेस या इनफॉर्मल सेक्टर, पुअर या ब्लू कॉलर वर्कर्स, ऑल ऑफ देम आर येट टू रिकवर कम्प्लीटली फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक। और इन लोगों की संख्या ज़्यादा है। सो लॉन्ग रन में दीज पीपल ओनली क्रिएट डिमांड इन द इकोनॉमी एंड ओनली डिमांड हेल्प्स इन ड्राइविंग द इकोनॉमी। और जब ये लोग रिकवर नहीं कर पा रहे, ये लोग इकोनॉमिकली अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहे इन द पोस्ट पैंडेमिक फेज, सो दे वॉन्ट बी एबल टू क्रिएट द डिमांड। And when they are not able to create a demand, in long run Indian economy is not expected to grow at a faster pace. So ये जो K-shaped रिकवरी है, ये अभी ठीक तरीके से इसका इम्पैक्ट दिख तो नहीं रहा इकोनॉमी पे। कुछ ऐसे लोग हैं, लार्ज टेक बेस्ड कंपनियां हैं या टेक इनेबल्ड या सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, दे आर ड्राइविंग ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी अपीयर्स टू बी ग्रोइंग एट अ सस्टेनेबल पेस बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस सेगमेंट। बट ये सेगमेंट सेल्फ सस्टेन तो कर नहीं पाएगा। दिस सेगमेंट कैन सस्टेन ओनली व्हेन द डिमांड कम्स फ्रॉम द लोअर सेगमेंट विच इज़ मेजॉरिटी as far as numbers are concerned, and that is how in long run the Indian economy is going to face, long run मतलब 5-6 सालों में Indian economy is going to face the problem of sluggish growth rate which can be called as Hindu rate of growth। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नैनो लिक्विड डैप डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी क्रॉप्स होते हैं, उनको अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, क्रॉप्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, चला नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब होते हैं न्यूट्रिएंट्स। लेकिन उनमें भी सबसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं ये तीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन इन शॉर्ट NPK। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। उनमें भी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर पोटेशियम। तो माना जाता है कि 4:2:1 का रेशियो होना चाहिए NPK का फॉर बेटर और सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और इसी कारण से NPK को हम लोग कहते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स द्वारा। इंडिया के अंदर फार्मर्स के लिए दो मेन तरह के फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं, एक है यूरिया और दूसरा है डाई अमोनियम फॉस्फेट। यूरिया में आप देखो 46% होता है नाइट्रोजन, उसमें फास्फोरस और पोटेशियम नहीं होता है, जबकि डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन होता है 18%, फास्फोरस होता है 46% एंड पोटेशियम लगभग नेग्लिजिबल के बराबर होता है। मुद्दा ये है कि यही दो मेन फर्टिलाइज़र हैं जो इंडिया में इस्तेमाल होते हैं। नाइट्रोजन यूरिया से मिलता है और इनफैक्ट यूरिया में सिर्फ नाइट्रोजन ही मिलता है, जबकि फास्फोरस मिलता है डाई अमोनियम फॉस्फेट से। फास्फोरस के अलावा थोड़ा बहुत नाइट्रोजन मिलता है डाई अमोनियम फॉस्फेट से। अब देखना
किसी भी यूरिया के बैग पे लिखा होगा 4600, यानी कि 46% नाइट्रोजन, 00% पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जबकि डायमोनियम फॉस्फेट के बैग पे लिखा रहेगा 18460, 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इज नेग्लिजिबल। अभी नैनो लिक्विड डैप फर्टिलाइजर, ये जो फर्टिलाइजर है डैप, नॉर्मली तो ऐसे पाउडर फॉर्म में आता है ऐसे बैग में, अब इसका लिक्विड वर्जन लेकर के आया है और इफ़को, जो फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है इफ़को, उसका लिक्विड वर्जन लेकर के आई है, कंसेंट्रेटेड फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर। तो इट प्रोवाइड्स फॉस्फोरस न्यूट्रिशन टू द क्रॉप्स इन लिक्विड फॉर्मेट। तो नैनो लिक्विड फॉर्मेट में ये डायमोनियम फॉस्फेट हैज़ बीन ब्रॉट बाय इफ़को, और लिक्विड फॉर्मेट से फ़ायदा ये होगा कि इट कैन बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड दैट में लीड टू लेस रिक्वायरमेंट ऑफ फॉस्फोरस। विथ लेस रिक्वायरमेंट ऑफ फॉस्फोरस वी कैन हैव मोर प्रोडक्टिविटी। तो ये पाउडर बेस्ड जो डैप है उसकी तुलना में ये लिक्विड नैनो डैप विल बी मोर एफिशिएंट, मोर प्रोडक्टिव। आपको याद होगा, मैंने बताया भी है, ये जो यूरिया का जो बैग होता है पाउडर बेस्ड यूरिया, उसके जगह पे लिक्विड नैनो यूरिया ऑलरेडी ला चुकी है भारत सरकार। अब न्यूज़ है कि डैप का लिक्विड फॉर्मेट लेकर के आए हैं, लिक्विड नैनो डैप। जस्ट लाइक लिक्विड नैनो यूरिया, लिक्विड नैनो डैप will be more effective as compared to powder DAP. It will be cheaper. For example, आप देखिए, nano liquid DAP will be sold at ₹600 per bottle for 500 milliliter, और जो इफेक्टिव होगा as compared to one bag of DAP which cost around 1350। तो सरल भाषा में कहें तो 1350 रुपये का ये बैग आता है, और ये जो लिक्विड बॉटल होगा ये 600 रुपये का होगा, और दोनों का जो फर्टिलाइजर्स, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स प्लांट्स वो बराबर ही होगा। तो दैट मेक्स इट चीपर एंड मोर प्रोडक्टिव, मोर एफिशिएंट। नैनो डैप विल हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन इंडियाज़ फर्टिलाइजर इम्पोर्ट बिल एज वेल। और इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ नैनो लिक्विड डैप एज पर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। तो FCO फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर रिलीज़ करके भारत सरकार ने अब अलाउ कर दिया है लिक्विड नैनो डैप का इस्तेमाल। ये जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर होता है, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड और डिक्लेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। FCO फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर लेज डाउन व्हाट सब्सटेंस क्वालिफाई फॉर यूज एज फर्टिलाइजर इन द सॉइल। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को फर्टिलाइजर बोल करके आप बेच देंगे मार्केट में, नो। देयर इज़ अ फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, और वो जो अलाउ करेंगे वही फर्टिलाइजर बोल करके बेचा जा सकता है। तो अब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से लिक्विड नैनो डैप इज ऑल्सो अ रिकॉग्नाइज्ड फर्टिलाइजर। प्रोजेक्ट फॉर इरोजन कंट्रोल, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अगर इरोजन की बात की जाए तो असम इज वेक्स्ड विद दिस प्रॉब्लम ऑफ इरोजन, लैंड इरोजन। ब्रह्मपुत्रा नदी हाई स्पीड वाटर डिस्चार्ज होता है ब्रह्मपुत्रा से, और जिस कारण से जो कोस्टल एरियाज है वहाँ से लैंड हमेशा इरोड होते रहती है। एज पर डेटा 7% ऑफ द लैंड इन 17 रिवराइन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम हैज़ बिन लॉस्ट इन लास्ट 50 ईयर्स। 7% लैंड हम लूज कर चुके हैं बिकॉज ऑफ फास्ट इरोजन। अकॉर्डिंग टू अ डेटा, ब्रह्मपुत्रा इरोड्स अबाउट 80 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया फ्रॉम असम एवरी ईयर। अगर मजूली की बात की जाए तो मजूली आइलैंड खासकर थ्रेट में है बिकॉज ऑफ इरोजन फ्रॉम ब्रह्मपुत्र। आप देखिए, मजूली की अगर बात की जाए तो यहाँ से रिवर आ रही है ब्रह्मपुत्रा, उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर निकलता है इस तरीके से खरकुटिया, राइट। मजूली कैसे बनता है वो ज़रा देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी है, यहाँ से खरकुटिया आ रहा है, और ऊपर से एक नदी आती है सुबनसिरी। ये सुबनसिरी एक तरफ, खरकुटिया और इधर मजूली, ये तीनों मिलकर के, आई एम सो सॉरी, ये ब्रह्मपुत्रा, ये है ब्रह्मपुत्रा, उसका एक डिस्ट्रीब्यूट ने निकला खरकुटिया, ऊपर से आया सुबनसिरी, ये तीनों मिलकर के बीच में एक रिवराइन आइलैंड बना रहा है मजूली। अब ये मजूली आइलैंड बन तो गया रिवराइन आइलैंड, लेकिन इट गेट्स इरोडेड एवरी ईयर बिकॉज ऑफ द फास्ट स्ट्रीम्स ऑफ दीज 3 रिवर्स, ब्रह्मपुत्रा, खरकुटिया एंड सुबनसिरी। तो माना जा रहा है एज पर ए डेटा 1890 में मजूली का साइज़ था अबाउट 1250 स्क्वायर किलोमीटर,
और कंटिन्यूअस इरोजन के कारण इसका साइज लगभग घट करके हो गया 515 स्क्वायर किलोमीटर। एंड एज पर एक्सपर्ट्स मजूली विल कंप्लीटली डिसअपियर बाय 2040। इरोजन का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो एक पहला सॉल्यूशन हो सकता है ड्रेजिंग ऑफ द रिवर बेड। ये जो रिवर का बेड एरिया है वहाँ से अगर हम लोग सिल्ट, सैंड और रॉक पेबल्स को हटा पाएँ, ड्रेजिंग कर पाएँ, निकाल पाएँ, तो फिर रिवर की डेप्थ बढ़ जाएगी और डेप्थ बढ़ेगी तो फिर साइड से इरोजन कम होगा। उसके अलावा वी कैन प्लांट ट्रीज और बैम्बूज अलॉन्ग द रिवर बैंक्स। वी कैन ऑल्सो डेवलप सॉलिड स्ट्रक्चर्स जैसे कि आरसीसी या स्टील, सीमेंट या डैम्पनर या जियो बैग्स यहाँ लगा सकते हैं। जियो बैग्स क्या होता है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। इससे लगा करके भी हम लोग इरोजन के प्रॉब्लम को कुछ हद तक रोक सकते हैं। इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है। अभी असम के अंदर इरोजन का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ सैंक्शनड 3,700 करोड़ फॉर इरोजन प्रोटेक्शन। एट द सेम टाइम वर्ल्ड बैंक हैज़ सैंक्शनड ₹1,200 करोड़ फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरोजन। और इन फंड से हम लोग इरोजन कंट्रोल पे काम करेंगे। इरोजन हो रहे जो बैंक्स हैं वहाँ पे हम लोग कुछ मिटिगेशन का काम करेंगे। इसमें मेजर एक्टिविटी की जाएगी, जियो बैग्स लगाए जाएंगे ऑन द बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर सो दैट इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। इस तरह के जियो बैग्स लगाए जाएंगे। जियो बैग्स होते क्या हैं? जियो बैग्स आर सैंड फील्ड हाई स्ट्रेंथ जियो टेक्सटाइल बैग्स। इस तरह के बैग्स होंगे बहुत ही स्ट्रेंथ वाले, ऐसे स्ट्रेंथ वाले कि जल्दी फटे नहीं। उसके अंदर सैंड भर दिया जाएगा और उसको फिर बैंक्स पे रखा जाएगा ताकि इरोजन को कंट्रोल किया जा सके। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इट इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन अंडर वर्ल्ड बैंक ग्रुप। पहला स्टेटमेंट इससे रिलेटेड सही है। इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री, दैट इज़ करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन या तो जीरो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है या वेरी लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है। लो टू मीडियम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है, जीरो से लो चार्ज करता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एंड समग्र शिक्षा, Assam has recently signed an MOU with IIT Guwahati. So correct answer is option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.